कंगाल पाकिस्तान में फ़ौज का तेल ख़त्म होने को है और खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि आर्मी की इस साल कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली। उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान में कंगाली का आलम ये है कि इस कदर छाया हुआ है, कंगाली छाई हुई है कि दिसंबर तक सभी सैन्य ट्रेनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, मतलब सारा बैन कर दिया गया है। उसका क्या कारण है? दो टाइप की चीज़ें हैं, एक तो वॉर के लिए रिजर्व्स होते हैं, एक ट्रेनिंग के लिए। तो वॉर के लिए तो रिजर्व्स हैं इनके पास ऑयल के, लेकिन ट्रेनिंग के लिए कोई रिजर्व्स नहीं है। ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए भी पाकिस्तान सेना के पास बिल्कुल भी तेल नहीं बचा है। क्या पाकिस्तानी फ़ौज ट्रेनिंग ग्राउंड के बजाय पोलिंग बूथों पर दिखेगी? ऐसा लग रहा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में कंगाली के कारण जनता तो भुगत रही है, सारी समस्याओं खामियाजा भुगत रही है। साथ साथ फ़ौज की हालत भी काफ़ी अच्छी नहीं है, पस्त हो गई है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान के हर साल होने वाले सैन्य ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी गई है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद IMF से मिले $3 मिलियन से भी काम नहीं बनाए, क्योंकि IMF ने काफ़ी ज़्यादा डॉलर की डिमांड की थी, मतलब पाकिस्तान ने डिमांड की थी, उन्होंने कहा था कुछ शर्तें पूरी की, और IMF की शर्तें काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, आपको बता दें। और आपको बताएं कि मिल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर भी पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के DG मिलिट्री ट्रेनिंग ने निर्देश जारी किया है कि ईंधन की कमी के चलते इस साल की मिलिट्री ट्रेनिंग संभव नहीं है। नए निर्देशों के मुताबिक इस साल दिसंबर तक हर तरह की सैन्य ट्रेनिंग पर पाबंदी रहेगी। इसके पीछे काफ़ी वजह बताई गई हैं कि फ़ौज के पास फ्यूल लुब्रिकेंट की कमी है। पाकिस्तान में जनता तो इतनी ईंधन की कमी से जूझ रही है कि उसे ईंधन की कमी के चलते काफ़ी महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, और वो अलग अलग टाइप के ऑयल को ख़रीदने के लिए, महंगे तेल को ख़रीदने के लिए मजबूर है। तो पाकिस्तानी सेना के पास, पाकिस्तान के पास जो तेल रिजर्व रखने के पैसे भी नहीं। और आपको बता दें, पाकिस्तान में सैन्य अभ्यास पर रोक इसीलिए लगाई है क्योंकि तेल ही नहीं। और रक्षा विशेषज्ञों की अगर माने तो हर देश की सेना को अपने ज़रूरत के हिसाब से गोला बारूद, ईंधन का रिजर्व रखना होता है। मसलन वॉर रिजर्व फ्यूल, यानी जंग लड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन के स्तर को बनाए रखना, और सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए साल भर में जितनी फ्यूल इकट्ठा रखना है, ट्रेनिंग रिजर्व फ्यूल कहलाता है। बाहर रिजर्व से तो छेड़छाड़ पाकिस्तान करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे बहुत उतावला रहता है पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर करने के लिए, और बाकी का टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ तो करता ही रहता है। आपने देखा ही होगा कि ईरान के कुछ टेररिस्ट ISI के इशारे पर इसराइल के कुछ महंगे या फिर पैसे वाले लोगों को टारगेट कर रहे थे, टारगेटिंग किलिंग चल रही थी। उनका काम तमाम कर दिया है मोसाद ने। ट्रेनिंग रिजर्व के लिए रखा गया ईंधन को आप देखें तो उसके पास है ही नहीं, और जो ट्रेनिंग के लिए ईंधन रखा हुआ है, तो आपको तो जानकारी हो कि इस दिसंबर तक सभी सैन्य अभ्यास नहीं होंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पाकिस्तान में इतना विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं है कि पाकिस्तान फ़ौज उस पैसे का यूज करके ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सीज़न में कोई ऑयल के रिजर्व को कलेक्ट करके उससे ट्रेनिंग कर ले। किसी भी सैन्य ट्रेनिंग में सैनिकों को और पूरे लॉजिस्टिक को ट्रेनिंग एरिया तक पहुंचाना, और ट्रेनिंग के दौरान बड़ी मात्रा में ईंधन खर्च होता है। अब उस खर्च को बचाना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार तो बचा नहीं है। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा पाकिस्तान इस वक्त TTP के साथ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा पर एक और अघोषित जंग लड़ रहा है। तो आपको बताएं कि ऐसे में पाकिस्तान की फ़ौज की हालत बेहद ही ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान में इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। पाकिस्तान फ़ौज इस साल ट्रेनिंग के सीज़न में कोई ट्रेनिंग नहीं करेगी। किसी भी सैन्य ट्रेनिंग में सैनिकों और पूरे लॉजिस्टिक को ट्रेनिंग एरिया तक पहुंचाना, ये काम होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ईंधन भी खर्च होता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आम चुनाव काफ़ी पास आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आपको बताएं राजनीतिक संकट के बावजूद पाकिस्तान आम चुनाव की तरफ धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है,
और ये भी माना जा रहा है कि अक्टूबर में हो सकता है कि पाकिस्तान में चुनाव हो जाएं, इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि 2018 में इलेक्शन हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में जो इमरान बनाम सत्ताधारी दल और सेना और आईएसआई के बीच जो टकराव चल रहा है ना, ये बहुत भयंकर विस्फोटक स्थिति है और इसी ओर इशारा कर रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान में चुनाव बिना किसी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मंत्री एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ कहा है। इससे लेकर के आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अमेरिका और भारत के गहराते संबंधों के बीच रूस और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत अब रूस से दूर और अमेरिका के करीब जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। उनका मत अलग है, क्योंकि वो देखते हैं अपने नज़रिए से और आम आदमी अलग नज़रिए से देखता है चीज़ों को। बुधवार को दिल्ली के एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा, दुनिया कई तरह की चैलेंजेस से जूझ रही है, इसके बावजूद भारत और रूस के संबंध स्थिर हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने उन लोगों को भी आगाह किया जो कहते हैं कि रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता कम हो रही है, और आपको बता दें कि इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। डॉक्टर एस जयशंकर बताते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती की अहमियत भी अलग है, आम आदमी इस बात को नहीं समझ पाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह कहा कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद रूस के साथ हमारा संबंध अडिग है, स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूस से संबंधों की अहमियत को लेकर हमारा वर्षों का मूल्यांकन है। रूस से भारत की दोस्ती को केवल रक्षा निर्भरता के आईने से भी लोगों को नहीं देखना चाहिए, और इसकी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रूस के साथ भारत का कुछ और भी आदान प्रदान होता है। हम मानते हैं कि 60% हथियार रूस से खरीदे जाते हैं। हमारे संबंध इससे कई और आगे हैं। रूस के साथ संबंधों को लेकर हमारा जियोपॉलिटिकल तर्क ये है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया भर में काफ़ी उठापटक है। चीन और रूस की दोस्ती बढ़ी है, जबकि भारत का भी रूस से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। कभी भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर का भी नहीं रहता था, और अभी आपको बता दें कि भारत और रूस का व्यापार 40 अरब डॉलर पार कर चुका है। हालांकि यह आंकड़ा रूस और भारत के बीच में तेल आयात के लेकर के है, क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है, रिफ़ाइन कर रहा है और यूरोपीय देशों को बेच रहा है, और अभी पाकिस्तान को भी एक टैंक पहुंचाया था। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को लेकर काफ़ी सारे भ्रमात्मक चीज़ें हैं। आपको बता दें, ग्लोबल थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट के सीनियर फेलो अलेक्जेंडर गैबुएव ने लिखा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब तक वही बातें कही हैं जिन्हें कहने का कोई जोखिम नहीं होता है, जैसे आकाश नीला है, स्काई इज़ ब्लू, घास हरी होती है, ग्रास इज़ अ ग्रीन, तरह की परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अलेक्जेंडर गैबुएव ने कहा कि रूस के मामलों में चीन लंबे समय से इस लाइन पर रहा है कि यूक्रेन जैसे भावुक मामलों में रूस को रोकना आसानी नहीं, नामुमकिन है। चीनी डिप्लोमेट पुतिन की विदेश नीति को तूफान की तरह देखते हैं। चीन को लगता है कि इस तूफान को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना है तो आसान, लेकिन कैसे करें? खतरे भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसके खतरों को भी कम किया जा सकता है, और कई बार इस मौके को रूस में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने भी यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की निंदा नहीं की, पर भारत पर पश्चिमी देशों का इतना प्रेशर है कि वह रूस की निंदा करे, इसके लिए प्रेशराइज करते रहते हैं। लेकिन इस दबाव में मोदी सरकार ने सारे विचार खारिज कर दिए हैं। मोदी सरकार सबकी सुन रही है, पर कर अपनी मन की रही है। हालांकि भारत का यह रुख उसकी विदेश नीति का निरंतरता से जो चेंजेज देखे जा रहे हैं
वो उसका हिस्सा बन गए। जब रूस ने 2014 में क्रीमिया को अपने में मिला लिया था, तब भी मनमोहन सिंह की सरकार ने रूस की निंदा नहीं की थी, क्योंकि भारत और रूस के रिलेशन अलग टाइप के हैं और मित्र देशों में सबसे अहम मित्र देशों में रूस भारत माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रूस का चीन के प्रति ज़्यादा आभार या कृतज्ञ होना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि चीन LAC पर लगातार आक्रामक हो रहा है और भारत सैन्य आपूर्ति के लिए रूस पर डिपेंडेंट है। अगर रूस की निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ती जाएगी और इस स्थिति में रूस से चीन कहेगा कि संकट के दौरान वह भारत में सैन्य आपूर्ति बंद कर दे, तब क्या होगा? इसलिए हमें और भी विकल्प तलाशने होंगे। जर्मनी के नए रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में कहा है कि भारत की हथियारों के लिए रूस पर निर्भरता जर्मनी के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। जर्मन प्रसारक डाइचे वेले के साथ बातचीत में बोरिस पिस्टोरियस से पूछा गया था कि क्या जर्मनी भारत को हथियार बेचेगा, तो उन्होंने कहा ये जर्मनी के हाथ में नहीं है, ये तो भारत डिसाइड करेगा, इसे अपने आप बदल लें। ऐसा मुद्दा है कि जिसे हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर समाधान करेंगे, बातचीत करेंगे, पिस्टोरियस ने कहा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, लेकिन जाहिर तौर पर भारत अगर रूस के हथियारों और अन्य सामानों पर निर्भर रहता है तो दीर्घकालिक रूप से ये हमारे हित में बिल्कुल नहीं होगा। तो जर्मनी भी नहीं चाहता है कि रूस से भारत हथियार खरीदे। जर्मनी की अपनी रट है, वो टैंक बेचना चाहता है, वो सबमरीन बेचना चाहता है। हमें इस बारे में काफ़ी सारा सोचना पड़ेगा। जर्मनी नहीं चाहता कि भारत रक्षा ज़रूरतों की मजबूरी में रूस के साथ रहे। जर्मनी को लगता है कि भारत की चिंताओं को पहले दूर करना चाहिए और फिर रूस से उसकी दूरी खुद अपने आप बन जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भारत और रूस की दूरी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये तो अपने अपने विचार हैं। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर इस बात को खारिज कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत की रक्षा निर्भरता के कारण रूस से दोस्ती नहीं है, वो तो आपसी संबंध बहुत पहले से हैं, क्योंकि 1971 में रूस ने ही भारत का साथ दिया था। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स ने एक भाषण में कहा था कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम जैसे देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना करने से झिझकते हैं। और देखो, अपने अपने कुछ लगाव होते हैं किसी पर्टिकुलर देश के साथ, तो वो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और पश्चिम का क्या है, वो तो पहले से ही इकट्ठे हैं, उन्हें अपनी समस्याएं देखने को मिलती हैं, बाकी की किसी की सही समस्या को न तो देखना चाहते हैं, न उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को बराबरी से लागू नहीं किया जाता है। ग्लोबल सॉल्यूशंस के द वर्ल्ड पॉलिसी फोरम कार्यक्रम में बोलते हुए ओलाफ शॉल्ट्स ने कहा था कि जब मैं इन देशों के नेताओं से बात करता हूं तो कई भरोसेमंद बातें सामने आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों पर सवाल नहीं उठा रहे, बस उनकी चिंता सिद्धांत समान। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का एक चौंकाने वाला मुद्दा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो भारत और चाइना को आपसी तालमेल से आपस में बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। और श्रीलंका ये भी कहती है, श्रीलंका के विदेश मंत्री ये भी कहते हैं कि श्रीलंका कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये होते हैं एहसान फरामोश। जब श्रीलंका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी तो भारत ने काफ़ी सारी मदद करती है। चलिए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। तो खबर ये है कि भारत बनाम चीन के झगड़े में तटस्थ रहेगा श्रीलंका, विदेश मंत्री का कहना है। अली साबरी का ऐलान, पूरे हिंदुस्तान का एहसान, ये है शीर्षक। आपको बताते हैं कि श्रीलंका ऑन चाइना इंडिया एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो उसके लिए श्रीलंका क्या सोचता है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी चीन की यात्रा पर हैं। जब कोई चीन जाता है तो कुत्ते की तरह दुम हिलाता है, और ऐसा ही होता है जहां उन्होंने भारत के साथ रिश्तों पर बड़ा बयान दे दिया है। श्रीलंका धोखेबाज चीन और दोस्त भारत के बीच विवाद में तटस्थ रहेगा। यही नहीं, श्रीलंका ने एक बार फिर से वचन दिया है कि वह BRI को आगे बढ़ाएगा। जिसने उसे डिफ़ॉल्ट कराया, मतलब चाइना ने, उसी का साथ देगा। अब एक बार फिर श्रीलंका बर्बाद होने वाला है। कोलंबो, चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होने के बाद
अब एक बार फिर से पटरी पर आ रहा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जैसे तैसे रफ्तार पकड़ रही है और उसके सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और डिफ़ॉल्ट होने के दौरान भारत ने खाने पीने के सामान से लेकर अरबों डॉलर की मदद भी की थी श्रीलंका की। और ये इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की द्वारा देशों के द्वारा देशों की मदद की जाती है, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है। अब श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी चीन पहुंचे हैं और दुम हिलाते हुए बोल रहे हैं कि भारत चीन प्रतिस्पर्धा में उनका देश तटस्थ रहेगा। यह वह चीन है जिसके वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो कर्ज देता है, इसके अंडर में दबाव है श्रीलंका। और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है केवल चाइना की वजह से। अब श्रीलंका एक बार फिर से चीन का गुणगान करने लगा है। ये फितरत है श्रीलंका की। कारण क्या है? उसे और पैसे चाहिए। भिखमंगों को लिस्टों में ये एक और आपका देश आ गया है। कंगाल तो हो ही चुका था, लेकिन भारत की मदद की वजह से वो उठ खड़ा हुआ है और भारत को ही आंखें दिखा रहा है। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने भारत और चीन को नसीहत दी है कि यह दोनों देशों और दुनिया के लिए अच्छा होगा कि वे अपने मतभेदों को कम करें। अली साबरी ने कहा कि भारत बनाम चीन होने पर वह किसी का पक्ष नहीं लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश भारत और चीन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अरे गधो, तुमने उठाया था कदम जब चाइना का शिप भारत के कुछ खुफिया जानकारी लेने के लिए हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर आया था। ये किसकी चाल थी? ये भी भारत के खिलाफ एक एक्टिविटी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के तनाव में कई क्षेत्रीय देशों को फंसने का खतरा है और ऐसा होता भी है, तो आप मत फंसो और जब आप परेशानी में आ जाओ तो भारत की ओर मत देखना। साबरी ने चीन के अखबार साउथ चाइना सी से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और चीन एक दूसरे से बातचीत करें तथा अपने मतभेदों को दूर करें। यह दोनों देशों और दुनिया के लिए बेहतर होगा। गलवान घाटी में चीन की खूनी हिंसा के बाद भारत और अलर्ट हो गया है और भारत और चीन के बीच तनाव काफ़ी गंभीर हो चुका है, काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है। दोनों देशों के 50 हज़ार सैनिक आमने सामने अभी भी हैं। इससे पहले श्रीलंका ने भारत के विरोध के बाद भी चीन की जासूसी जहाज़ को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने दिया। यह वही श्रीलंकाई बंदरगाह है जिसे चीन ने अपने कब्जे में कर चुका है। वो करीब 90 साल के लिए लीज पर ले चुका है और इसे नौसैनिक अड्डा बनाने के सपने भी देख रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि चीन रणनीतिक रूप से बेहद अहम हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। ये इंटरनेशनल मीडिया में खबर जा चुकी है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अली साबरी ने श्रीलंकाई दूतावास में कहा कि हमने चीन और भारत दोनों को ही यह साफ कह दिया है कि हम बिजनेस के लिए किसी के साथ तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाएंगे। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब श्रीलंका चीन से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन ड्रैगन अभी इधर उधर कर रहा है। श्रीलंका की कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आपको बता दें कि श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10% चीन का है जो कर्ज है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन की कोशिश श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर रखने की है। कर्ज संकट में फंसाने वाले BRI को बढ़ाएगा श्रीलंका। और आपको बताएं कि